हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी। उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 9 ऑफ ज्योग्राफी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ठीक है, तो है ना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि इसका ना बहुत सारा थ्योरी दिए हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि ना वार्म्स जो एयर होता है ना वो एक्सपेंड करता है और बिकम लेस डेंस वार्म एयर राइजेस। जैसे कि वार्म एयर आप देखे होंगे कि आप अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ये चीज़। अगर आप किसी भी पानी को बॉईल करेंगे ना तो उससे से वार्म एयर निकलता है। ठीक है, और वो वार्म एयर क्या करता है, ऊपर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वार्म एयर गर्म होता है ना, पानी गर्म होता है या हवा गर्म होता है, तो वो हवा क्या करता है, वो लेस डेंस हो जाता है और वो क्या करता है, वो ऊपर उठने लगता है। इसी में हैगली सेल भी है, पोलर सेल भी है और फेरल सेल भी है। ये सब क्या बताता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। और ये सब सेल जो है वो किस चीज को बताता है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है, कोरलाइस इफेक्ट 1 किलोमीटर 4000 किलोमीटर 24 आवर्स। देखो, अब कोरलाइस इफेक्ट भी होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, कोरलाइस इफेक्ट हो सकता है, एयर मासेज मूविंग टुवर्ड द इक्वेटर आर डेविएटेड टू द वेस्ट। और जो एयर मासेज होता है ना, वो जो एयर मासेज जो इक्वेटर की तरफ जाता है वो क्या करता है, डिविएट करता है। वो डिविएट किस साइड में करता है, वेस्ट की साइड पे करता है। एयर मासेज मूविंग टुवर्ड द पोल्स आर डिविएटेड फ्रॉम द ईस्ट। तो इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। जो इक्वेटर के पास जाएगा एयर मास, वो किस साइड, वेस्ट साइड जाएगा। और फिर जो एयर मास से पोल्स की तरफ जाएगा वो ईस्ट साइड जाएगा। ठीक है, और ट्रेड विंड्स को हम लोग क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज कहेंगे। अब देखो, कुछ कुछ ऐसा फेनोमेना है जिसके बारे में हम सबको पढ़ना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है वेदर। ठीक है, तो वेदर को पहले समझ आते हैं। तो वेदर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस का जो होता है ना, जैसे वेदर चेंज होता रहता है, पर डे चेंज हो सकता है। आज अगर बारिश हो रहा है तो कल धूप निकल सकता है। तो ये एक तरीके का वेदर है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बना ही रहेगा। बट क्लाइमेट क्या होता है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया का टाइप मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से बहुत समय से चलता आ रहा है कि गर्मी, सर्दी, बरसात होगा। ठीक है, तो ये चीज कंटिन्यूसली चलता रहता है। पर वेदर का नहीं पता है, आप ये चीज नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि 1 घंटे बाद कैसा वेदर रहेगा। वेदर का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेदर सिस्टम। तो अब देखो, डिफरेंट वेदर सिस्टम क्या क्या हो सकते हैं, वेदर के लिए डिफरेंट चीज क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें एयर प्रेशर होता है, एयर मास होता है, वेदर फ्रंट होता है, थंडर स्टॉर्म होता है, टॉर्नेडो होता है और साइकिल्स होता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो क्या है, एयर प्रेशर के बारे में है। ठीक है, तो एयर प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, वो फोर्स एक्सट्रैक्ट करता है एयर मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ द अर्थ पे। जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है अर्थ का, वो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एयर का, मॉलिक्यूल्स का, वो जो सरफेस पे लगता है ना अर्थ के, उसको क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। डिफरेंस इन एयर प्रेशर आर ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ द सरफेस। देखो, जहाँ पे हीटिंग, सरफेस की हीटिंग की वजह से ना अनइक्वल हो जाता है इसका एयर प्रेशर का डिफरेंस। ठीक है, एयर प्रेशर कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है, वो सरफेस की हीटिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो अनइवन हीटिंग है ना, हीट रेडिएट रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस आर कॉजेज ऑफ व्हाट प्रिसाइज वेदर। और ये क्या, जो अनइवन हीटिंग हो, जो जहाँ पे होता है, देखो जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट होगा वहाँ पे क्या होगा, वेदर का फेनोमेना देखने को आपको मिल सकता है। तो वेदर ये चीज को ही वेदर दर्शाता है। ठीक है, और जहाँ पे कम हीट होगा वहाँ पे आपको ठंडा वेदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एयर प्रेशर किस किस हिसाब से हो सकते हैं। अब ये एयर प्रेशर को पढ़े, ये एयर प्रेशर किस किस हिसाब से हो सकते हैं। तो ये वर्टिकल एयर प्रेशर भी हो सकते हैं। ये क्या होता है, इसमें ना वर्टिकल एयर करंट विच बिकम्स क्लाउड्स एंड थंडरस्टॉर्म। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्टिकल एयर करंट आते हैं और ये क्या करते हैं, ये थंडरस्टॉर्म और फिर क्या बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल हीट जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे क्या होता है, ट्रॉपिकल एरियाज, हायर लैटिट्यूड एरिया कॉजिंग स्टॉर्म। और इससे क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल से बनता है स्टॉर्म, जबकि वर्टिकल से बनता है थंडरस्टॉर्म और क्लाउड्स। ठीक है, अब देखो एयर प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर एंड एयर मास। अब देखो एयर प्रेशर किस किस चीज से डिटरमाइंड हो सकते हैं, कहीं के भी एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस किस हिसाब से होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो एयर प्रेशर का डिटरमाइंड किस चीज को लेके करता है, टेम्परेचर से भी और एयर मास से भी। ठीक है, एयर मास इज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर दैट हैज रिलेटिवली यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एयर मास क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज बॉडी होता है एयर का। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होता है ना वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, some of the air masses are formed over ocean and other are in continent।
तो कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ एयर मासेस कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं। देखो जैसे ये एयर मासेस है, ये हीट एयर मासेस है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट पे पाए गए, पर कुछ कुछ ओशियन पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। देखो ये ओशियन पे पाए जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है उस पे कि एयर मासेस पे, कि एयर मासेस किस टाइप के हैं, ठीक है। मैरीटाइम एयर मास, अब देखो मैरीटाइम एयर मास के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैरीटाइम एयर मास क्या होता है, अब इसमें ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सी और ओशियन एंड आर कैरेक्टराइज्ड एज मॉइस्ट, जो भी ना सी से, अब देखो पानी से जो भी आया, देखो ये है पानी, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो भी एयर उठता है वो क्या हो जाएगा, मैरीटाइम एयर मास हो जाएगा। चाहे वो ओशन से हो चाहे वो सी से हो, जो भी पानी से जो भी गर्माहट लेके उठता है ना हवा, उसको क्या कहेंगे हम सब मैरीटाइम एयर मास कहेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एयर मास क्या कहेंगे, जो भी लैंड से रिलेटिवली लेकर उठेगा हवा, वो लैंड जब गर्म होगा और वो गर्म हवा लेकर उठेगा तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल एयर मास, ठीक है। एयर मास हैज टू प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, मॉइस्चर। अब एयर मास के प्रॉपर्टीज क्या क्या है, टेम्परेचर है और मॉइस्चर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर से क्या होता है, कोल्ड वार्म एयर सर्कुलेशन और हॉट एयर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अब देखो वेदर फ्रंट के बारे में बताया जा रहा है, वेदर फ्रंट क्या होता है, वेदर फ्रंट किस हिसाब से बनता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ विंड को, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ये करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है वो चीज डिपेंड करेगा कि वहाँ का वेदर क्या होगा, ठीक है। वहाँ की डायरेक्शन, वहाँ का जो फोर्स लगेगा विंड पे वो किस हिसाब से होगा, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स भी इस पे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अफेक्ट करता है स्पीड ऑफ एयर को, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड ग्रेटर होगा तो क्या होगा, इससे इन्फ्लुएंस करेंगे, और अगर तो इससे फ्रिक्शनल मिनिम, और अगर जैसे ही कम होगा तो इस पे मिनिमल होगा फ्रिक्शन, ठीक है। कोरलाइज फोर्स भी वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। कोरलाइज फोर्स के बारे में फ्रेंच फिजिस्ट बताए थे 1844 में, ठीक है। तो उसमें ये बताते हैं कि कौन सा एयर किस हिसाब से चलता है और किस हिसाब से डिपेंड करता है, तो ठीक है। तो वो भी एक तरीके से ना एयर को, जैसे अगर एयर का प्रभाव नॉर्थ साइड से ज्यादा है, साउथ साइड से ज्यादा, जिधर भी कोरलाइज फोर्स ज्यादा लग रहा है वहाँ पे, जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे उसके एयर फोर्स उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। प्रेशर और विंड्स, देखो अब कहीं कहीं पे ना जैसे एयर का प्रेशर एयर पे ज्यादा लगता है और वहाँ के विंड का जो डाइवर्जेंस है वो अगर अलग तरीके से रहेगा तो वो भी एयर प्रेशर को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब देखो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर किस हिसाब से होता है, देखो वेयर का पहले इस फिगर को अच्छी तरीके से समझो। तो देखो किस हिसाब से एयर का सर्कुलेशन होता है, ये देखो ये है, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के इधर देखो नॉर्थ ईस्टर्न में इस साइड से हवा चलता है, ठीक है। इसी का अपोजिट में साउथ ईस्टर्न ट्रेड चलेगा, ठीक है। वेस्टर्लीज चलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और फिर यहाँ पे वेस्टर्लीज नीचे की तरफ किधर चलेगा, साउथ में नीचे की तरफ चलेगा। और फिर यहीं पे पोलर ईस्टर्लीज चलेगा यहाँ पे ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे चलेगा नीचे की ओर। तो मतलब कि ये ना जैसा ऊपर में रहेगा उसके डायरेक्टली अपोजिशन में रहेगा, यहाँ पे अपोजिट साइड पे रहेगा नीचे में, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और इसका इफेक्ट ओशियन पे पड़ता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से इसके वजह से विंड होते हैं, सीजनल विंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीजनल विंड हुआ, लोकल विंड हुआ। सीजनल विंड डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन। देखो जो सीजनल विंड होता है ना वो सीजन पे डिपेंड करता है कि अब कोई दूसरा सीजन आया तो उसमें विंड किस हिसाब से चलेगा, वो उस चीज पे डिपेंड किया। लोकल विंड क्या होता है, ये लोकली बदलता है। जैसे कि ना इंडिया में लू चलता है गर्मी के टाइम में, तो वो लोकल विंड हुआ एक तरीके का वहाँ का, ठीक है। बट यही दूसरी जगह पे कहीं पे चिनूक चलता है, तो फिर ये अलग अलग टाइप का है, ठीक है। तो ना ऐसा नहीं है कि हर विंड एक ही तरीके का होता है, ठीक है। लैंड सी ब्रीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो लैंड कैसे सी से जब सी गर्म होता है, सी से उठ के जाता है हवा, तो वहाँ पे ये गर्म हवा लैंड पे लेके जाता है, और लैंड से जो ठंडा हवा है वो सी की तरफ जाता है। तो ये लैंड सी ब्रीज भी इस पे इम्पोर्टेंट इस पे प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर एयर मासेस के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए कि ये एयर मासेस क्या होता है, ये डिफरेंट प्रेशर का होता है एयर मास का। फिर फ्रंट बनता है इससे, देखो फ्रंट कैसे बनता है, वार्म फ्रंट बनता है, कोल्ड फ्रंट बनता है। कोल्ड एयर आएगा तो कोल्ड फ्रंट बनाएगा, वार्म एयर आएगा तो वार्म फ्रंट बनाएगा, ठीक है। और वार्म और कोल्ड फ्रंट भी बनता है, ठीक है। साथ में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स।
अब इसके बाद क्या होता है इनसे, अब देखो कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट को अच्छी तरीके से पहले एक बार अच्छी डेफिनेशन उसका जान लो, ठीक है। तो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट होता क्या है, ये तो वेदर का फ्रंट है, वेदर से फॉर्म होता है, ये एयर मासेस से फॉर्म होता है। देखो डिफरेंट जो होता है ना, एयर मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर एरियाज विच क्रिएट विंड। देखो एयर जो हाई प्रेशर एरिया से न क्या करता है, जहाँ पे गर्मी होता है ना वहां से लो प्रेशर एरिया पे जाता है। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना है कि एयर कैसे मूव करता है, हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ना क्रिएट करता है विंड को, ठीक है। और फ्रंट इज फॉर्म्ड व्हेन टू एयर मासेज ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज मीट। और जैसे ही कोल्ड एयर और हॉट एयर, वार्म एयर और कोल्ड एयर मिलेगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक फ्रंट बनेगा। अब कोल्ड फ्रंट कैसा बनता है, कोल्ड फ्रंट वहां होकर होता है जहाँ पे कोल्ड एयर मासेस रिप्लेस करता है वार्म एयर मास को, और वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, थंडर स्टॉर्म आ जाता है। जैसे कोल्ड एयर मासेस है यहाँ पे कोल्ड एयर मासेस है, ये अगर रिप्लेस कर रहा है, कोल्ड एयर मासेस रिप्लेस कर रहा है वार्म एयर मासेस को, तो वो क्या हो जाएगा कि ना ये कोल्ड फ्रंट बन जाएगा। और यहीं पे अगर वार्म एयर मास इस चीज को रिप्लेस कर देगा, कोल्ड एयर को, यहाँ पे वार्म एयर अगर कोल्ड एयर को रिप्लेस कर देगा तो उससे क्या बन जाएगा, वार्म फ्रंट बन जाएगा। और इसका क्या होता है, इसमें लाइट स्नो होता है, वार्मर मिल्डर वेदर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, थंडर स्टॉर्म। इससे थंडर स्टॉर्म का फिर देखो थंडर स्टॉर्म आते हैं, इससे थंडर स्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है। देखो थंडर स्टॉर्म क्या होता है, ये ना ऐसा वेदर सिस्टम होता है जो लाइटनिंग और थंडर को प्रोड्यूस करता है। ये फॉर्म होता है वार्म एयर मासेस से, जब वार्म एयर मासेस ना अपर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं 15 किलोमीटर तक, ठीक है। देखो वार्म एयर जब हवा गर्म हो जाता है तो वो ऊपर उठता है, ठीक है। और जैसे वो 15 किलोमीटर के ऊपर चला जाता है तो वो क्या कर देता है, थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या होता है, और इसी से थंडर स्टॉर्म, ये थंडर स्टॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये वार्म एयर से बनता है, ठीक है। वार्म एयर जैसे ही 15 किलोमीटर के अबव जाता है तो वो क्या करता है, ये वो थंडर स्टॉर्म को डेवलप करता है, ठीक है। लाइटनिंग रिजल्ट किस चीज का होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो क्रिएट होता है फॉल ऑफ एयर से, ठीक है। राइज और फॉल ऑफ एयर, जो हवा उठता है और फिर नीचे गिरता है, तो इसके राइज और फॉल से क्या होता है, लाइटनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है और उससे क्या होता है, लाइटनिंग बन जाता है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स द सराउंडिंग एयर हीट्स अप प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड नॉन एज थंडर। और लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, ये जो सराउंडिंग का जो होता है ना, सराउंडिंग के एयर को गर्म कर देता है और उससे ना लाउड साउंड निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, हम सब थंडर कहते हैं, ठीक है। ये जो हवा ऊपर नीचे जाता है उससे लाइटनिंग आता है, और लाइटनिंग क्या करता है, अपने पास के एयर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है, तो जिससे क्या बन जाता है, थंडर स्टॉर्म बन जाता है, थंडर आ जाता है, ठीक है। फिर टॉर्नेडो क्या होता है, कि इपो और बुवी आर नैरो एंड ट्यूनल शेप्ड स्पेरियल ऑफ विंड विच रोटेट रैपिडली। तो टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो जो रैपिडली रोटेट होता है विंड, उसको क्या कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं। इसका रोटेशन ना स्पीड कितना होता है, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्यू टू द एक्सट्रीम डिफरेंस इन प्रेशर, जैसे ही प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है कि कोल्ड एयर और वार्म एयर मिल जाता है ना, तो क्या करता है, थंडर स्टॉर्म का, तो इससे क्या होता है, टॉर्नेडो बन जाता है। और टॉर्नेडो का स्पीड कितना होता है, 500 किलोमीटर पर आवर पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद है साइक्लोन, ठीक है। साइक्लोन के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन लार्ज और वॉयलेंट विरल विंड होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है अर्थ में, ठीक है, पार्ट ऑफ अर्थ में। ये साइक्लोन उठता है, तो देखो ये साइक्लोन किस हिसाब का होता है, यहाँ पे साइक्लोन का आई होता है, ये हुआ आई ऑफ साइक्लोन हुआ। तो इससे क्या होता है, जब गर्म एयर और ठंडा एयर मिलता है तो इससे क्या हो जाता है कि ना साइक्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये साइक्लोन क्या करते हैं, ये रेन ये बना देते, क्लाउड बना देते और क्लाउड से बारिश होता है, ठीक है। ये साइक्लोन अब दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होते हैं और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी होते हैं, ठीक है। एक एंटी क्लॉकवाइज चलता है और एक क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था कि वेदर फेनोमेना से क्या क्या होता है, ठीक है। और फिर इससे क्या क्या बनते हैं, जैसे कि टॉर्नेडो हुआ, एयर प्रेशर के बारे में हुआ, कोल्ड फ्रंट, और फिर थंडर स्टॉर्म, फिर साइक्लोन्स, और फिर वार्म फ्रंट, मतलब इन्हीं के बारे में। एयर वेदर और क्लाइमेट किस हिसाब से एयर पे प्रभाव डालते हैं, उससे क्या क्या डिपेंड करता है और क्या क्या बनता है, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया था। तो ये चैप्टर अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।